है हमारा, साल में 2 बार आपका विषुवत रेखा पर होता है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव और पतझड़ विषुव होता है, ऑटम इक्विनॉक्स, तो वहां पर सन आपका 2 बार ओवरहेड होता है इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर। इस केस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेशर बेल्ट के मतलब सेंस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सन जब ऊपर जाता है आपका कर्क रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर, तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, उसमें समर्स होते हैं, ग्रीष्मकाल होता है। और जब यही सन हमारा नीचे चला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या मकर रेखा पर, है ना, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोलेस्टिस, है ना, ये आपका होता है 22 दिसंबर को। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है विंटर शीतकाल और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है आपका ग्रीष्मकाल। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे यही दो कंडीशन ऊपर और नीचे वाली, जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो सबसे पहले अगर सन को हम विषुवत रेखा पर लंबवत करें, तो हमने यहाँ पर देखा था जो विंड चल रहा था वो इस पैटर्न पे चल रहा था, आप लोग को याद आ रहा होगा, जिसको मैंने बोला था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, जो अभिसरण पेटी एक बन रही थी विषुवत रेखा पर, इस तरह से विंड चल रही है। तो यहां पर ये एक तरीके से ITCZ, जिसको हम बोलते थे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इसी को हम लोग डोल्ड्रम बोलते थे, है ना। डोल्ड्रम की कंडीशन हो गई कि वहां पर कन्वर्जेंस होने के कारण बिल्कुल शांत कंडीशन हो गई है, ठीक है। और ये कब होता था, जब हमारा इक्वेटोरियल जो प्रेशर बेल्ट था वो जब इक्वेटर पर लो प्रेशर हो रहा था, इंटेंस लो प्रेशर, या आप कह लीजिए जब सन आपका ओवरहेड हो रहा था विषुवत रेखा पर। मतलब ये कंडीशन हम बात कर रहे हैं मार्च या सितंबर की। तो यहां पर फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, कि जो विंड होती है ना, वो बहुत ज्यादा आप कह लो रिस्पॉन्सिबल होती है रेनफॉल के लिए, वरना बारिश कराने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। जिस विंड में मॉइस्चर होता है, आप ऐसे समझिए जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठ टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जैसे जैसे उठेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। यही हम लोगों ने NLR नॉर्मल लैप्स रेट में भी अभी से, तो ऊपर उठते उठते इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, और अगर इस हवा में नमी है, आर्द्रता है, तो ऊपर जाकर के ये जब सच मतलब संघनन की प्रक्रिया करने लगती है, जिससे ये बादलों का निर्माण करती है ना। और जब कोई आप कह लो कि अब कंडेंसेशन या संघनन क्या है, संघनन में आपको किसी ना किसी माध्यम की ब्रेक हो रही है सर आपकी, एक बार प्लीज कंफर्म कर दें सभी लोग, एक बार प्लीज कंफर्म कर दें वॉइस क्लियर है कि नहीं। कभी कभी क्लियर है, कभी नहीं होता। अभी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, प्लीज कंफर्म करें। सब आ रही है, यस सर क्लियर है, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया कि जब आपकी एयर गर्म होती है तो ऊपर उठती है ना, और ऊपर उठते उठते उसका टेम्परेचर कम होता है, और जब कोई एयर नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर उठते वक्त इसका टेम्परेचर कम होगा, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर ऊपर उठते उठते जब वो ऐसी कंडीशन में आ जाती है जब वो संतृप्त हो जाती है हवा, है ना, सैचुरेट हो जाती है, तो कंडेंसेशन स्टार्ट करती है। अब कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माध्यम। संघनन जो होता है वो किसी सरफेस पे ही होगा, है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वैक्यूम में संघनन स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई सरफेस ना मिले। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए ठंडा जब पानी आप फ्रिज में से निकाल के बाहर रखते हैं, तो पानी की बोतल के ऊपर पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी, तो वो पानी की बोतल के सरफेस के ऊपर वो बनता है, संघनन उस सरफेस पे हो रहा है। उसी तरह एटमॉस्फेयर में जो ये संघनन के लिए सरफेस होता है, इसे हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होते हैं कौन होते हैं, ये आपके धूल कण होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में है। तो ये सरफेस का एक तरीके से काम करते हैं संघनन के लिए। और जब इस पे संघनित होती है जल की बूंदें, है ना, यह आपके लिए जलवात जैसे जब इस पे संघनन अपना स्टार्ट करता है, और तब ये क्लाउड फॉर्मेशन करती है, और क्लाउड फॉर्मेशन करते वक्त जब कोई बूंद भारी हो जाती है तो वो नीचे गिरने लगती है ना। तो इसी नीचे गिरने की प्रक्रिया जो होती है इसे हम वर्षण कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
ठीक है, या रेनफॉल कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी एयर प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और उस एयर में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रेसिपिटेशन के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो हवा आर्द्र होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए। जो शुष्क हवा है वो प्रेसिपिटेशन नहीं कर सकती। शुष्क हवा भी ऊपर उठती है और ठंडी होती है धीरे धीरे, लेकिन वो प्रेसिपिटेशन नहीं करती है। जैसा कि आप मरुस्थल में देखते हो, मरुस्थल की जो हवा ऊपर उठती है वहां पर तो इंटेंस कन्वेक्शनल करंट होगा, संवहन की क्रिया होगी, संवहन तरंगे उठेंगी, लेकिन वो वर्षण क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनमें आर्द्रता नहीं होती है ना। अब यहां पर सपोज कीजिए कि अगर कोई पवन चल रही है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया का ये अफ्रीका का आप ये वाला पार्ट लीजिए, इस अगर हम विंड की बात करें जो नीले कलर से मैं बना रहा हूं, तो ये कौन सी विंड है? ये आपकी ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है ये, है ना। उत्तर पूर्व जो व्यापारिक पवनें हैं वो ये हैं जो कि इक्वेटर पे कन्वर्ज हो रही है। अब ये पवन किधर से किधर जा रही है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सहारा का मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल से होकर के ये ओशियन में जा रही है, या महासागर में जा रही है। तो इस पवन को हम बोलते हैं ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर विंड, OFFSHORE, ऑफ शोर। ऑफ शोर विंड या ऑफ शोर पवनें कौन सी होती है? जो कॉन्टिनेंट से ओशियन में जाए। अब आप बताइए इस पवन में आर्द्रता होगी कि नहीं होगी? जब कॉन्टिनेंट से ओशियन में जाएगी तो क्या इसमें आर्द्रता होगी? इसमें आर्द्रता नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई वो सहारा के मरुस्थल से होकर के समुद्र में जा रही है। अगर वही पवन समुद्र से सहारा के मरुस्थल में आ रही होती, अगर यही विंड की डायरेक्शन ऐसी होती यहां पर, तो हम कहते कि ये ऑन शोर विंड है ना। और जो ऑन शोर विंड्स होती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑफ शोर विंड में आर्द्रता नहीं होती है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे हॉट डिजर्ट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में आप क्लाइमेटिक जोन्स में हॉट डिजर्ट देखोगे 20 to 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में, है ना, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री के बीच में जब आप देखोगे तो आपको सारे हॉट डिजर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखिए नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट, है ना। उसके बाद यहां पर आप देखिए पेटागोनिया का डिजर्ट, उसके नीचे आप देखेंगे तो अटाकामा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी डिजर्ट। मतलब 20 से 30 डिग्री उत्तर और 20 से 30 डिग्री दक्षिण, यहीं पे सारे आपके हॉट डिजर्ट्स मिलते हैं। वो भी जो महाद्वीप होते हैं उनके वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न मार्जिन में। महाद्वीपों का जो वेस्टर्न हिस्सा है, मतलब पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर आपको डिजर्ट दिखाई देंगे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब ये समझिए कि ये पश्चिम में क्यों पाए जाते हैं, है ना। मैंने कहा कि अगर पूरब, यहां पर देखिए पश्चिम में आपकी पवन कैसी है, कॉन्टिनेंट से आपकी आ रही है ओशियन में, तो ये आपकी है ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर विंड मतलब इसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता नहीं होगी, तो ये पवन वर्षा नहीं करेगी, ठीक है। वहीं पर आप देखिए पूरब में आप देखो, अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर ये विंड इस तरह से जा रही है ना। ऐसे ही तो ट्रेड विंड कन्वर्ज कर रही है इक्वेटर पे, तो ये भी तो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड है जो नीचे से आ रही है, और ऊपर से जो आ रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, और ये कन्वर्ज कहां कर रही है? इक्वेटर पे, इस जिसको हम लोग ITCZ या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो अब देखिए आप पूरब में जो विंड है वो ऑनशोर हो गई है ना, बल्कि पश्चिम में जो विंड है वो ऑफशोर है, लेकिन पूरब में जो विंड जा रही है कॉन्टिनेंट के या महाद्वीप के, वो ऑनशोर हो जा रही है। तो इसीलिए जो मरुस्थल है वो पश्चिम पार्ट में पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री जो लेटीट्यूड्स हैं आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, या अक्षांश जो है उनके, उनमें जो भी महाद्वीप है उनके पश्चिमी हिस्से में ही आपको डिजर्ट या मरुभूमि दिखाई देगी, जहां पर वनस्पति मरुभूमि का मतलब क्या है? मरुस्थल, जहां पर जो वनस्पति है वो मरी हुई है ना, ज़ीरोफाइट प्लांट्स पाए जाते हैं वहां। तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ऑफ शोर विंड और ऑन शोर विंड का। सर मुझे ऑन शोर विंड तो समझ नहीं आया। यस सर। अच्छा, ऑन शोर विंड में आपको दोबारा, आप लोगों को दोबारा से एक बार बताता हूँ। देखिए ऑफ शोर और ऑन शोर दोनों एक ही चीज है ना, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप लोग। मैंने कहा कि यहां पर आपका है इक्वेटर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 30 डिग्री साउथ है और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, ये आपके अक्षांश है। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये आपका है 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि इक्वेटर पे विंड कैसे कन्वर्ज होती है, ऐसे और ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। ये कल मैंने आपको बताया था कि ट्रेड विंड्स होती हैं जो आपकी 0 से 30 डिग्री नॉर्थ या 0 से 30 डिग्री साउथ के बीच में चलती हैं।
उसी तरह अगर यहाँ पर हम बनाएं तो ये ऐसे और ऐसे कन्वर्ज होंगी, है ना। यहाँ पर बनाएं तो ये ऐसे विंड आएगी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बनाएं तो ये ऐसे विंड जाएगी। तो आप देखिए मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है, आप ध्यान दीजिए, फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा। आपका ये है सहारा का मरुस्थल, यहाँ पर है आपका कालाहारी डिजर्ट, यहाँ पर है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, यहाँ पर है आपका थार का डिजर्ट, ये आपका रूबल खाली अरब का डिजर्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट, यहाँ पर आपका है पेटागोनिया का डिजर्ट, और उसके नीचे आप चले जाइए तो अटाकामा का मरुस्थल। तो ये आपके कुछ हॉट डिजर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब इनमें विंड की आप डायरेक्शन देखो, ऑफशोर है या ऑनशोर है। जब आप सहारा की बात करोगे तो यहाँ पे ऑफशोर है, ऑनशोर नहीं है, ये ऑफशोर है। आप यहाँ पे देखो तो ये विंड की डायरेक्शन ऐसे है, ये भी आपकी ऑफशोर का मतलब जो विंड कॉन्टिनेंट से ओशियन में जाए, है ना। अगर आप थार के मरुस्थल को देखो तो यहाँ पर भी आपका ऑफशोर है, विंड से निकल के अरेबियन सी में जा रही है, अरब सागर में जा रही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट की आप बात करो तो ये भी आपकी ऑफशोर है। क्यों? क्योंकि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से निकल के या ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से निकल के जो सिम्पसन, इसको सिम्पसन डिजर्ट भी कहते हैं, तो सिम्पसन डिजर्ट से निकल के विंड कहाँ जा रही है, आपकी इंडियन ओशन में। तो ऑफशोर विंड की क्वालिटी है कि वो भूमि से निकल के कहाँ जाएगी, और उसी का विपरीत आप ऑनशोर विंड बना सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं लाइट ब्लू कलर में। अगर आप ईस्टर्न पार्ट देखिए कॉन्टिनेंट का, मेडागास्कर के इधर का, तो ये विंड ऐसे आ रही है, आगे जाकर के यहाँ ये कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पे ये विंड कैसी है, ये आपकी ऑन शोर विंड है। क्यों? क्योंकि ये ओशियन से कॉन्टिनेंट में जा रही है, समुद्र से भूमि पर जा रही है, समुद्र से आर्द्रता उठा करके भूमि पर जाकर के वर्षण करे। क्योंकि वर्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी आर्द्रता। जो पवन है वो आर्द्र होनी चाहिए। तो अब एक बार फिर से कंफर्म करें कि ये ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस सर, समझ आ गया। यस सर। ऑनशोर विंड में सर ह्यूमिडिटी होती है। जी बिल्कुल, ऑन शोर विंड जो है ना, जो ऑन शोर विंड्स है उसमें ह्यूमिडिटी 100% होगी। क्यों? क्योंकि वो समुद्र की सतह से आर्द्रता उठा करके भूमि पर ले जाएंगे। ठीक है? यस सर। इवन जो हमारा इंडियन मॉनसून आता है हमारे यहाँ, है ना, वो भी ऑन शोर विंड होता है, ऑन शोर विंड। अभी कैसे होगा वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो मैंने कहा फ्रेंड्स कि ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन थी जब सन हमारा इक्वेटर पर ओवरहेड है। और सन हमारा इक्वेटर या विषुवत रेखा पर ओवरहेड कितने बार होता है, तो साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसमें हम विषुव कहते हैं कि ये विषुव है। ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रेशर बेल्ट्स के शिफ्ट होने का, है ना, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट समझते हैं। तो इस वाले मैप में आप देखिएगा, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ बना दिया मैंने, और यहाँ पर आपका 30 डिग्री साउथ है। बीच वाला इक्वेटर है, इसको 0 लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाना अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला 30 डिग्री नॉर्थ है, नीचे वाला 30 डिग्री साउथ है। मैंने कहा कि सन 21 जून को, 21 जून को समर सोलेस्टिस के दिन, है ना, ग्रीष्मकालीन अयनांत के दिन जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चला जाता है। सन यहाँ आ गया। अब सन यहाँ पर जब आता है फ्रेंड्स, तो ये वाली जो बेल्ट होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट क्यों होगा? क्योंकि इस बेल्ट पे आपको पता है 20 से 30 डिग्री के बीच में सारे डिजर्ट पाए जाते हैं। डिजर्ट का मतलब वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो ये पूरी बेल्ट हाई टेम्परेचर यहाँ नहीं होता, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा तो आपको पता है कि जो प्रेशर होगा वो लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट प्रेशर। ठीक है? यहाँ पर नीचे पहले जब आईटीसीजेड जो बनता था, वो आईटीसीजेड अब कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, आईटीसीजेड, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि जो आईटीसीजेड है ये आपके आइसोथर्म्स को फॉलो करता है। जो समताप रेखाएं होती हैं उनको आईटीसीजेड फॉलो करता है। और समताप रेखाएं किसको फॉलो करती हैं? समताप रेखाएं आपकी सूर्य को फॉलो करती हैं। सूर्य जिस गोलार्ध में जाएगा, समताप रेखाएं उसी गोलार्ध में उसके पीछे मुड़ती चली जाएंगी। ठीक है? आईटीसीजेड अगर ऊपर आ गया तो आप बताइए कि जो नीचे से आपकी ट्रेड विंड, है ना, अगर ट्रेड विंड बनाए तो ये ऐसे यहाँ पर
इक्वेटर के ऊपर। लेकिन सर वॉइस कट रही है आपकी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जी अभी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर। जी सर ठीक अभी है। क्लियर है? अच्छा यस सर, एक अभी बात मैं देखिए, क्लियर है। ऐसा देखिए ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है ना कि नेटवर्क इशू आप लोग की तरफ से भी हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है। तो आप लोग एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया कीजिए जब वॉइस से एक बार फंसा करें। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब सन हमारा 0 डिग्री पर लंब है ना, अब इसी को हम लोग बोलते थे ITCZ, लेकिन अब ये ITCZ तो ऊपर चला गया ना, क्योंकि सन आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पर। तो ये जब ITCZ ऊपर जाएगा तो इट मींस की कन्वर्जेंस अब यहाँ पे हो रहा होगा, इस तरह से ऐसे कन्वर्जेंस हो रहा होगा। अगर क्लियर बना दें इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर इस तरह से अब कन्वर्जेंस हो रहा होगा। लेकिन ये कन्वर्जेंस अब कैसे आप दिखाओगे? आप यहाँ पर याद रखिए कोरियोलिस और फेरल का नियम है ना। कोरियोलिस और फेरल दोनों लोगों ने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो वो अपने दाहिने मुड़ जाती है, राइट मुड़ जाती है, और कोई भी चीज अपने अगर दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो वो अपने लेफ्ट मुड़ जाएगी या बाएं मुड़ जाएगी। यही तो था फेरल का नियम, है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि आप यही वाली जो विंड बना रहे थे कन्वर्जेंस वाली, जिसको हम लोग बोल रहे थे साउथ ईस्ट ट्रेड, यही साउथ ईस्ट ट्रेड अब आपकी ऊपर चली जाएगी ना कन्वर्ज होने के लिए, क्योंकि पहले तो यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा था। अब ये कन्वर्जेंस जब यहाँ होगा तो सपोज कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड आ रही है ऐसे, लेकिन अब ये तो यहाँ कन्वर्ज होना चाहिए ना, ये और आगे जाकर के यहाँ कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन ये क्या इसी डायरेक्शन में ऊपर आगे बढ़ेगी? इस डायरेक्शन में ऊपर आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये इक्वेटर को क्रॉस कर रही है, अब ये उत्तरी गोलार्ध में आ गई है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? यहाँ है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि फेरल ने क्या बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चीज अपने दाहिने मुड़ जाती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट ट्रेड है आपकी, साउथ ईस्ट जो व्यापारिक पवन है या दक्षिण पूर्व की जो व्यापारिक पवन है, वो इस तरह से पहले इक्वेटर तक आएगी और इक्वेटर से अपने राइट मुड़ जाएगी। और यहाँ पर चूंकि ITCZ बन रहा है तो अब ऊपर से जो विंड आ रही है वो यहाँ पर इससे कन्वर्ज होगी, है ना। तो हेलो सर, PDF तो शो नहीं हो रही। एक बार प्लीज कंफर्म कर दे, PDF दिख रही है कि नहीं सबको? शो हो रही है। यस सर दिख रही है, शो हो रही है सर, अब हो गई। अरे भाई आप लोग ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रही होगी। हाँ हो सकता है, चलिए कोई नहीं। देखिए तो मैंने कहा कि पहले जब ITCZ यहाँ बन रहा था तो कन्वर्जेंस यहाँ हो रहा था, लेकिन अब ITCZ आपका कैंसर पे चला गया, कर्क रेखा पर चला गया, तो अब कन्वर्जेंस कहाँ होगा? कर्क रेखा पर होगा। कर्क रेखा पर कन्वर्ज होने के लिए जब दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवन आगे बढ़ेगी, इक्वेटर को क्रॉस करेगी, तो अपने राइट मुड़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो मतलब आप ध्यान से, है ना, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड थी, साउथ ईस्ट की जो व्यापारिक पवन थी, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ वेस्ट। पहले ये साउथ ईस्ट थी, लेकिन अब ये हो गई साउथ वेस्ट, और इसी साउथ वेस्ट ट्रेड को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून अगर इंडिया में देखिए तो पहले ये यहां से यहां तक आई, ये आपकी थी साउथ ईस्ट ट्रेड, ये आपकी इंडिया की तरफ इस डायरेक्शन में जाती है राइट मुड़ करके, तो इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। और ये आपकी एक ऑन शोर विंड है। अगर आप ध्यान से देखें, ये ओशियन से, अरब सागर से कहां जा रही है? इंडियन के प्रायद्वीपीय पेनिनसुला में, ठीक है। और ये एक मॉइस्चर लादेन विंड होती है, ये बहुत सारी आर्द्रता धारण किए रहती है, इसीलिए यहाँ पर बारिश कराती है। और देखिए मॉनसून का आगमन कब होता है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून आपका जून जुलाई में तो होता है, और हम ये बात कब की कर रहे हैं? जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत है, 21 जून की। तो 21 जून के बाद ही तो आपका मॉनसून आता है इंडिया में, है ना। एक बार प्लीज कंफर्म करिए, टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब इसी को आप एक और मोड से समझो, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में आता है। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री साउथ है। 30 डिग्री ना कह के इसको हम लोग कह देते हैं कैप्रिकॉर्न। यह कैप्रिकॉर्न है,
और ये आपकी कैंसर है, कर्क रेखा है। कैप्रिकॉर्न और कैंसर का मतलब क्या है? जल्दी से आप लोग लैटिट्यूड बताइए, कितने डिग्री लैटिट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं? 23.5 नॉर्थ एंड साउथ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका जो कैंसर ये आपका 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और जो कैप्रिकॉर्न है आपका 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि सन कहां पर है आपका? सन आपका आ गया है कैंसर पर, यहां पर। अब सन अगर कैंसर पर आ गया है तो यहां पर हम लोग छोटा सा इंडिया बना लेते हैं। अब आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को बिल्कुल बीच से काटते हुए गुजरता है ना? इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर के निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा से। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कैंसर पर जब सन है तो इंडिया के ऊपर कैसा प्रेशर होगा? इंडिया के सरफेस की अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर आपको मिलेगा लोएस्ट प्रेशर, है ना? क्योंकि जो सन है वो ओवरहेड है कर्क रेखा के ऊपर। अगर यहां पर लो प्रेशर है तो आपको पता है कि जो पवन है, जो आप कह लो विंड है, वो ऊपर की तरफ उठेगी, अपलिफ्टमेंट होगा विंड का। तो मैंने यहां से चलिए विंड को ऊपर उठा दिया। अब इसको आप 3D फिगर में कंसीडर करना, है ना? ये विंड ऊपर जा रही है, एक्चुअली ये मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ, जिस तरफ आपका मुंह है। तो अब वैसे तो हम दिखा नहीं सकते इसमें, इसलिए हम लोग इसको ऊपर ऐसे दिखा रहे हैं। ये विंड ऊपर जा रही है, इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर है, और जहां पर विंड जाती है मैंने आपको पहले बताया है कि वहां पर वो बनाती है हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब जहां से विंड जगह छोड़ती है वहां पर बन जाता है लो प्रेशर छोड़ने के बाद, और जहां पहुंचती है वहां पर बनाती है हाई प्रेशर पहुंच करके। अब यहां पर आप विंड की डायरेक्शन मत देखने लगना, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती है। लेकिन यहां पर मैं कहने का नजरिया हम लोग का दूसरा है कि जहां से विंड जिस जगह को छोड़ती है वहां पर लो प्रेशर बनाती है, और जिस जगह पर पहुंचती है वहां पर आपका हाई प्रेशर या उच्च दाब बनाती है। उसी कंडीशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये विंड ऊपर की तरफ उठी। अब आप बताइए, जब सन आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर लंबवत है तो दक्षिणी गोलार्ध में कैप्रिकॉर्न के ऊपर कैसा प्रेशर होगा इन कंपैरिजन टू लो प्रेशर ऑफ इंडियन सरफेस? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हाई प्रेशर होगा, है ना? हाई प्रेशर होगा इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हाई प्रेशर ही होगा ना। तो अब आप बताइए कि विंड किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती है ना। तो जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो ये जो एरिया है आपका, ये जो बीच वाला एरिया है 0 से 30 डिग्री उत्तर, 0 से 30 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर आपकी कौन सी विंड चलेगी? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। अब व्यापारिक पवने आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी साउथ ईस्ट जो दक्षिण से आती है, और जो नॉर्थ से आती है, उत्तर से आती है, उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो आप साउथ ईस्ट की व्यापारिक पवने यहाँ पर बना दो, तो ये सीधी ना चल करके कैसी चलेगी? देखिए, अगर यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है तो ये सीधी ना कर चल के ऐसे चलेगी, है ना? अब ये देखिए आपकी ये जो वाली हम लोगों ने विंड बनाई, ये कौन सी विंड है? ये आपकी है साउथ ईस्ट ट्रेड। लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर पे पहुंचेगी, विषुवत रेखा पर पहुंचेगी, ये अपने, देखिए इस विंड को जाना कहाँ है? इसका मतलब मंजिल क्या है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर इसको अपनी तरफ लुभा रहा है, ये उसी तरफ जाना चाहिए। भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी, अब ये सीधी जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि विंड अपने राइट मुड़ जाती है और लेफ्ट मुड़ जाती है। तो इसलिए ये विंड कैसे चलेगी? ये विंड चलेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहले, तो यहां से ये मुझे और पहुंच, ठीक है? क्योंकि इंटेंस हीटिंग है तो लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि ये आपका ऊपर पहुंच जा रही है, यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ। अब ये जो हाई प्रेशर बना है, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जहां पर विंड गिरती है वहां पर हाई प्रेशर बनाती है। तो ये हाई प्रेशर बना, इट मींस कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ट्रोपोपॉज से, मान लीजिए ये आपका ट्रोपोपॉज का लिमिट है, तो यहां से विंड नीचे गिर कर ही तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना रही होगी। तो इसका मतलब यहां से विंड अपनी जगह। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए मैंने बोला कि कलर हम लोग चेंज करते, यहां पर नीचे है हाई प्रेशर, ठीक, कैप्रिकॉर्न के ऊपर। क्यों?
क्योंकि ऊपर यहाँ पर सूर्य लंबवत है कैंसर पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर था। लो प्रेशर था इसलिए विंड जो है वो ऊपर उठी। ऊपर उठ करके विंड ऊपर के एटमॉस्फेयर में कैसा प्रेशर बनाएगी? हाई प्रेशर। ये सरफेस है और ये अपर एटमॉस्फेयर है, मतलब ये आप हाइट पे हो, ठीक है। ये चूंकि 2D में हम बना रहे हैं इसलिए इसको ऐसे बना रहे हैं, 3D फिगर तो बना नहीं सकते। उसी तरह यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा इसके एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से विंड नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप बताइए कि अपर एटमॉस्फेयर में विंड की डायरेक्शन कैसी होगी? अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट कैसा बन रहा है? ऐसा ही तो बन रहा है भाई, ऊपर हाई है और इधर लो है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये विंड कैसे चलेगी? ये विंड आपकी अपर एटमॉस्फेयर में बिल्कुल इसकी उल्टी चलती है। ये आपकी कौन सी विंड है? ये आपकी विंड है साउथ वेस्ट ट्रेड, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोले थे आफ्टर डिफ्लेक्शन, है ना, टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। तो ये आपकी साउथ वेस्ट ट्रेड। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, पछुआ पौने वेस्टर्लीज होती हैं, वो ऊपर चलती हैं 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 30 डिग्री दक्षिण के ऊपर नीचे, है ना। अभी हम लोग ट्रेड विंड की बात कर रहे हैं। पहले एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया जितना बताया गया। यस सर। ये समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे भी डाउट है तो फिर से इसको बताते हैं। यस सर। यस सर। देखिए मैंने कहा है ना कि यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। तो अब पवन किधर से किधर चलेगी? ये पहले इधर आएगी, ना चल करके ऐसे चलेगी, है ना। उसके बाद ये अपने लेफ्ट मुड़ेगी क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने जा रही है, विषुवत रेखा को क्रॉस कर रही है, तो अपने लेफ्ट मुड़ के ये ऐसे चलेगी। तो आप ध्यान से देखिए तो एक जो साइकिल बनी है वो आपको दिखाई देगी विंड की। ये आपकी ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में विंड गई, एक ये है विंड, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग और मोटा बना लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक विंड यहां से ऊपर गई, उसके बाद अपर एटमॉस्फेयर में ये आपकी जेट स्ट्रीम है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी ट्रॉपिकल जेट है। जो कल मैंने फिगर बनाया था उसमें बताया था ट्रॉपिकल जेट। तो ये आपकी ट्रॉपिकल जेट ऊपर आई, उसके बाद फिर जेट यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर था आपका हाई प्रेशर और यहाँ पे था अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर। सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस में यहाँ पर है हाई प्रेशर और यहाँ पर है लो प्रेशर इंडिया के ऊपर, तो इसलिए विंड पहले इधर से इधर गई, उसके बाद ये अपने राइट मुड़ जाएगी और यहाँ वाली जो विंड है ये नीचे गिरेगी हाई प्रेशर बनाने के लिए। तो देखिए एक साइकिल बन गई, है ना। और ये साइकिल थोड़ी सी आप देखो तो टेढ़ी है। ये एक सेल होता है, जैसे हम लोगों ने ट्राई सेलुलर मॉडल इससे पहले पढ़ा था, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, है ना, ध्रुवीय कोशिका, हेडले कोशिका और फेरल कोशिका। उसी की तरह ट्रॉपिकल एरिया में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिला करके एक सेल बनता है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ना। इसको हम प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे समझ में आया कि नहीं। ये सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है और जब आपकी बेल्ट ऊपर खिसक जाती है। यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि यही जो वॉकर सेल है इसी के कारण आप देखिए ये साउथ वेस्ट ट्रेड बन रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ मानसून आता है जून में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, ठीक है। इसी के विपरीत जब हमारे प्रेशर बेल्ट दक्षिण में खिसकते हैं, अब इनको भी देख लेते हैं। जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवर द हेड होता है, सपोज कीजिए ये आपका इक्वेटर है। देखिए अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी तो अब आप ये वाला का ध्यान से देखिएगा, ये वाला एग्जांपल, तो आपको पुराना वाला एकदम क्लियर हो जाएगा अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा। ये आपका 30 डिग्री साउथ है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर है आपका सपोज कीजिए 23, थोड़ा सीधी लाइन बनाते हैं, ये आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर है आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। इंडिया को बना लेते हैं, इंडिया हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। अब मैंने बोला कि सन जो है आपका वो अब मकर रेखा पर आ गया, सन यहां पर आ गया। सन की यहां पर आने के कारण यहां पर अब हो जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमारे दक्षिणी गोलार्ध में अब आ गया समर, उत्तरी गोलार्ध में हो गया विंटर। तो इस हाई टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर इंडिया में देखें तो चूंकि विंटर है और आपको पता है कि कॉन्टिनेंट का ये कॉन्टिनेंट की मतलब क्वालिटी होती है भूमि की कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता
है ना। तो अब इंडिया के ऊपर क्या बनेगा, लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब देखिए प्रेशर ग्रेडियंट किस तरह से बन रहा है, और यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट में आप देखिए हिमालय और प्लेटू रीजन है, तो आपका वहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर, और नीचे आपका बनेगा लो प्रेशर कैप्रिकॉर्न पर, इस जगह पर, क्योंकि यहां पर होगा हाई टेम्परेचर। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर भी आपको एक डिजर्ट बेल्ट मिल रही है। अगर आप दक्षिणी अमेरिका में देखें तो पेटागोनिया, अटाकामा का मरुस्थल, आप कालाहारी डिजर्ट ले आइए अफ्रीका में सदर्न पोर्शन में, है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में जो सिम्पसन डिजर्ट है, उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा और चले जाइए तो सिम्पसन डिजर्ट के जस्ट ऊपर का भी जो रीजन है, जो माउंटेन्स वाला रीजन है, वो भी आपका डिजर्ट एरिया से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपकी एक बेल्ट बन रही है डिजर्ट्स की, तो यहाँ पर बन जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर। तो अब आप देखिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो किधर से किधर है। पुराने वाले फिगर में आप देखिए प्रेशर ग्रेडियंट कैसा था, ऊपर से नीचे था, है ना, हाई प्रेशर ऊपर था, लो प्रेशर नीचे था। लेकिन यहाँ पर जब आपका सन मकर रेखा पर ओवर द हेड है, तो अब आपका प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, हाई प्रेशर आपका ऊपर हो जा रहा है और लो प्रेशर नीचे हो जा रहा है। ये हम लोगों ने जो बनाया था प्रेशर ग्रेडियंट, ये अपर एटमॉस्फेयर का बनाया था। अगर लोअर एटमॉस्फेयर का देखें तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो मतलब सरफेस पे यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट। वहीं पर अगर आप नीचे वाले में देखें तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट सरफेस पे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। तो अब यहाँ पर अगर लो प्रेशर है तो सपोज कीजिए कि यहाँ से लो प्रेशर से विंड ऊपर की तरफ उठी, तो यहां पर तो नीचे लो प्रेशर है लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में ये हाई प्रेशर बनाएगी, और जो विंड है वो इस हाई प्रेशर से, इंडिया वाले हाई प्रेशर से यहाँ नीचे वाले लो प्रेशर पे आएगी, ओशन वाले पे। तो यहाँ पर जो विंड है वो कैसी चलेगी भाई, ये तो ऐसी चलेगी, क्योंकि ये आपकी ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, और ये जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी, अपने लेफ्ट मुड़ जाएगी, और लेफ्ट मुड़ के ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। उसके बाद ये विंड ऊपर उठी तो यहाँ हाई प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है, तो इसके अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ से विंड नीचे की तरफ गिर रही होगी, है ना। तो अब अपर एटमॉस्फेयर में आप देखिए ट्रोपोपॉज के पास हवा कैसे चलेगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो चलेगी, लेकिन इस हाई प्रेशर से विंड किधर जाएगी, ये पहले इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपकी कौन सी ट्रेड है ना, ये आपकी थी इस डायरेक्शन में, तो अपर एटमॉस्फेयर में इसके बिल्कुल विपरीत विंड चलती है। क्यों, क्योंकि आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं छोटे से एग्जांपल में, अगर यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, सॉरी सपोज कर लीजिए कि ये आपका भूमि है और भूमि पर आपका लो प्रेशर है, ठीक है, तो ये लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि यहाँ से विंड ऊपर उठी और ऊपर आपका हाई प्रेशर बनाई, और इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास के कहीं हाई प्रेशर से विंड आएगी, है ना। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, फिर लो प्रेशर आपकी विंड बना रही है ऊपर उठ करके हाई प्रेशर बना रही है, और इस हाई प्रेशर की विंड अपने आसपास के कहीं लो प्रेशर पे जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी, और यहाँ से विंड दोबारा नीचे गिर करके नीचे हाई प्रेशर बनाएगी। तो आप अगर विंड की डायरेक्शन देखें तो सरफेस पे विंड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में विंड की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल विपरीत, पूरब से पश्चिम की जगह पश्चिम से पूरब हो गई। तो वही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए जो विंड है वो आपकी कैसी है, ये आपकी विंड है नॉर्थ वेस्ट, है ना, लेकिन इसके विपरीत ऊपर हो जाएगी, इस यहाँ इधर आने के बजाय अब ये इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, और फिर ये विंड अपने लो प्रेशर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी एक साइकिल बन गई, एक ये इधर गिरी, यहाँ पे विषुवत रेखा पर आई, विषुवत रेखा से अपने लेफ्ट मुड़ गई, फिर आपका अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट के बाद जेट चली, ट्रॉपिकल जेट आपकी कैंसर पे गई कर्क रेखा पर, यहाँ पर आपका सिंकिंग हुई एयर की, हाई प्रेशर बनाया, वापस से आपकी ट्रेड विंड चली, ट्रेड विंड अपने लेफ्ट मुड़ गई, तो ये देखिए एक साइकिल बन गई। इसी साइकिल को हम लोग वॉकर सेल कहते हैं। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें, ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करते हैं, ITCZ शिफ्ट करता है, वो समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ। तो फ्रेंड्स इसी में फ्रेंड्स सर आवाज आ रही है आपकी? जी आवाज आ रही है कि नहीं सभी को, प्लीज एक बार बता दें। यस सर, वॉइस यस सर आ रही है, अब आ रही है सर।
तो दोस्तों ये था प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग, क्योंकि आपको पता है जो सन है वो इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ही उसका मूवमेंट होता है ना। इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये वाली जो नीचे कंडीशन है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ठंडी पड़ रही थी, शीत ऋतु था या विंटर सोल्स्टिस की जब हमने बात की थी, तो इसे हम बोलते हैं ऑफसेट ऑफ मानसून। ऑफसेट ऑफ मानसून का मतलब मानसून जा रहा है। और ये वाली जो कंडीशन होती है, सॉरी ये जो नीचे विंटर वाली है इसको ऑफसेट बोलेंगे, और यहां बोलेंगे हम लोग ऑनसेट, है ना। मतलब जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर है सरफेस पे, तो ये आपकी ऑनसेट ऑफ मानसून की कंडीशन है, और जब इंडिया के ऊपर सरफेस में हाई प्रेशर है तो ये आपकी ऑफसेट ऑफ मानसून की कंडीशन है। तो ध्यान रखिए, जो ऑफसेट होता है, मानसून जब जा रहा होता है तो वो कौन सी विंड होती है, वो आपकी यही वाली तो विंड है। और ये आपकी कौन सी विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो होती है ये आपकी मानसून की जाने वाली विंड होती है, और जो साउथ ईस्ट ट्रेड होती है, सॉरी साउथ वेस्ट ट्रेड जो होती है, ये आपके मानसून की इनकमिंग की विंड होती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो है ये आपकी सबसे पहले होती है ऑफ शोर विंड, इसीलिए ये कहीं पर भी रेनफॉल नहीं कराती। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड केवल और केवल आपके जो तमिलनाडु कोस्ट है और जो आंध्र प्रदेश का वेस्टर्न कोस्ट है ना, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट है, केवल 2 जगह बारिश कराती है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु और जो आपका आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर जून जुलाई में बारिश नहीं होती, वहां पर विंटर रेनफॉल होती है। विंटर रेनफॉल ये कैसे कराएगी ये वाली जो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि जब ये आप सपोज कि ये यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर या आर्द्रता ले करके जब ये अंदर जाती है तमिलनाडु कोस्ट में, तो ये बन जाती है ऑन शोर विंड, तो ये विंटर रेनफॉल कराती है। और आपका जो यही वाली कंडीशन है, यहीं पर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पछुआ जो विक्षोभ है उसका कॉन्सेप्ट सामने आता है। भैया देखिए, आप में से किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लो। जो पछुआ विक्षोभ आप लोग पढ़ते हो वो क्या है, देखिए यहां से अब आप में से प्लीज किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए, बार बार कहना पड़ता है यार, आप लोग रोनिका मलिक करके है। अरे भाई वो रखो बेटा। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आपका 30 डिग्री साउथ है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। और यहां पर हम बना लेते हैं इंडिया को, ठीक है। अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं विंटर की, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती विंटर होता है, तो सन कहां पर है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। अब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो आपको पता है कि यहां पर आपका क्या होगा, लो प्रेशर, और यहां पर आपका होगा हाई प्रेशर, जो मैंने अभी पहले बताया है थोड़ी देर पहले। लो प्रेशर की वजह से यहां से विंड ऊपर उठी, उसके बाद ये इधर को गई, अपने राइट मुड़ गई, और ये नीचे की तरफ गिरी, ये अपर एटमॉस्फेयर की विंड है, ठीक है, जिसे आप जेट भी कहते हैं। अब ये जब नीचे गिरी, तो यहाँ की जो विंड गिर रही है नीचे इंडिया के सरफेस पे, ये अपने लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगी, तो यहाँ से विंड चली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की तरह, और ये अपने राइट मुड़ गई। तो यही एक सेल था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वॉकर सेल। अब इस वॉकर सेल में आप ध्यान दीजिए कि ये वाली जो विंड ऊपर से गिर रही है, जो सबसिडेंस हो रहा है, जो सिंकिंग हो रही है विंड की, है ना, जो इंडिया के सरफेस पे गिर करके हाई प्रेशर बनता है, ये विंड कहीं ना कहीं अपर एटमॉस्फेयर में आप देखो किससे टकरा रही है। तो टकराएगी किससे, आपको पता है, ये आपकी जो इधर से विंड चलती हैं 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, है ना, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो विंड है वो किधर चल रही है। अब चूंकि आप देखिए, अब आपकी बेल्ट नीचे की तरफ खिसकेगी, यहां पर आ गई आपकी सन, आपका यहां पर आया, तो यहां पर बन गया आपका ITCZ। ITCZ अगर यहां पर है, तो आप देखिए जो इक्वेटर पे कन्वर्जेंस हो रहा था वो यहां पर होगा, और इक्वेटर पे जो कन्वर्जेंस है, अगर वो आपका नीचे 30 डिग्री साउथ में होगा, तो जो आपकी 30 से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चल रही थी वेस्टर्लीज, वो किधर चलेंगी, वो यहाँ इस जोन में चलेंगी, वो भी तो नीचे शिफ्ट होंगी। जो ऊपर की वेस्टर्लीज हैं इधर से इधर जो जा रही हैं, तो ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी जब पूरी बेल्ट नीचे शिफ्ट हो रही है। तो ये जो पछुआ पवनें हैं, है ना, जब ये यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना करके गिरती हैं, तो गिरते वक्त यहाँ पर आपका देखिए सुलेमान माउंटेन्स है पाकिस्तान में, है ना, किरथर माउंटेन्स है। तो इन माउंटेन्स से गिरती हुई जब ये हिमालय रेंज में पहुंचती हैं, तो हिमालय में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं,
है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, धौराधर। तो जब इन श्रेणियों से हो करके विंड नीचे आती है, सपोज कि ये एक माउंटेन है, यहां से विंड गिरी, ठीक है, और यहाँ नीचे आई, इसकी घाटी से इसने आर्द्रता उठाया, क्योंकि जो माउंटेन की वैली होती है, घाटी होती है, वहां पर वनस्पतियां भी होती हैं, आपके कुछ वाटर सोर्सेज भी होते हैं, है ना। तो वहां से आर्द्रता उठा करके जब दूसरे माउंटेन पे चढ़ती हैं, जिसे हम बोलते हैं माउंटेन का विंडवर्ड साइड, तो यहाँ पर ये रेनफॉल करती है, और यही आपका विंटर रेनफॉल है, जो कि आपका उत्तराखंड रीजन और जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो ध्यान रखिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि जो आपके जम्मू कश्मीर प्लेन या नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हो गए, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो बरसात होती है विंटर्स में, वो किन के कारण होती है? तो ये आपकी पछुआ विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो तमिलनाडु कोस्ट और केरला कोस्ट पे आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न कोस्ट पे रेनफॉल होती है, वो विंटर रेनफॉल होती है, किसके कारण होती है? तो आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो मानसून विंड्स ही है, उनके कारण, बस वो जाती हुई मानसून है, उनके कारण विंटर रेनफॉल होती है इन दोनों जगह पे। और इसी में वो एक क्वेश्चन जोड़ देगा कि जो आपकी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, या फिर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल होती है, पंजाब में जो रेनफॉल होती है विंटर के टाइम पे, वो किसके कारण होती है? तो कई किताबों में आप देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू साइक्लोनिक कंडीशन, साइक्लोनिक रेनफॉल कई किताबों में लिखा हुआ है, या फिर लिख देते हैं ये लोग इसको कि भूमध्य सागर से पवनें जो आती हैं वो भूमध्य सागर की आर्द्रता के कारण यहाँ रेनफॉल कराती है। तो ये गलत है, ये जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होती है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। पछुआ विक्षोभ, जब प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है, मकर रेखा पर आता है, तो ऊपर की सारी बेल्ट नीचे की तरफ खिसकती है, जिसके कारण जो 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाली हवा है, जिसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं या पछुआ पवनें कहते हैं, वो भी नीचे की तरफ खिसकती है, और वो आ जाती है आपकी इस जोन में, 30 डिग्री नॉर्थ वाले जोन में, है ना। और वो पवनें जब अपर एटमॉस्फेयर में गिरती हैं नीचे की तरफ, तो सरफेस पे तो वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनाती है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में वो साइक्लोनिक कंडीशन बनाती है, ध्यान रखिएगा। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नाम आप याद रखिए, या पछुआ विक्षोभ। तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए कि ये टॉप पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया जो मैं बताना चाहता था। ये समझ आ गया है ना, क्लियर है ना, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कहीं से भी कि पछुआ विक्षोभ के कारण कहाँ बारिश होती है, या जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है वो कहाँ बरसात कराती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी में एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना था मुझे, और फिर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इसके बाद, जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन है उनका, ठीक है। 4:55 हो रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है अपने पास। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल एक फिगर डिस्कस किया था, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और अर्थ के ऊपर ये आपकी कैप्रिकॉर्न है, ये आपकी इक्वेटर है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये है आपकी कैप्रिकॉर्न, ये है इक्वेटर, और ये है कैंसर। आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस फिगर में। सर मुझे तो नहीं कह रहे थे तो यहाँ नहीं सर, आपको नहीं कह रहा था। अच्छा, मुझे लगा है। तो अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर पर हमेशा होता है, देखिए मैं फिगर कई तरह से बनाता हूं, है ना, और फिगर ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ो तो फिगर्स के साथ ही पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है थ्योरेटिकल पार्ट के आप थ्योरी पढ़ते चले जाओ और चीजों को रट लो, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है ज्योग्राफी। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है, फिगर पता है हर चीज का कि क्या चीजें कैसे घट रही हैं, तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। मैंने कहा इक्वेटर पर आप बताओ कैसा प्रेशर होता है। जब सन आपका इक्वेटर पर ओवरहेड होता है, आप सभी बोलोगे लो प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ना। तो इक्वेटर पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब है कि नीचे लो होगा और उसके चारों तरफ तो हाई ही होगा ना, इस तरह का प्रेशर आपको दिखता है इक्वेटर पे। कैप्रिकॉर्न पे अगर इक्वेटर के कंपैरिजन आप प्रेशर की बात करो तो कैप्रिकॉर्न पे कैसा बेल्ट था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो हाई प्रेशर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हाई प्रेशर। बीच में आपका हाई प्रेशर होगा और इसके किनारे किनारे आपको लो प्रेशर मिल जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी आपका उत्तरी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर होता है ना। जो इक्वेटर पर लो प्रेशर है वो क्यों लो प्रेशर बन रहा है इक्वेटर पे? क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से ऊपर उठ रही है ना। ये आप कह लीजिए एक मजबूत जो संवहनी तरंगे होती हैं वो बहुत तेजी से इक्वेटर पर उठती हैं और कहाँ तक जाती हैं? ट्रोपोपॉज तक। ये आपका ट्रोपोपॉज है या क्षोभ सीमा है।
इसके बाद इन दोनों आप कह लो ये जो पवन उठी या जो विंड उठी, इसके इसे अपलिफ्टमेंट आप कह लीजिए, ये विंड का अपलिफ्टमेंट हुआ है ना। तो इस अपलिफ्टमेंट के बाद इस विंड के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने राइट जाएगी या तो अपने नॉर्थ जाएगी। इस फिगर को मैंने थोड़ा लेटरल बनाया, हॉरिजॉन्टल, ये आपका अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी फिगर को आप घुमा दीजिए 90 डिग्री तो आपको ये एग्जैक्ट दिखाई देगा। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए चीजें। उसके बाद ये एक इधर की तरफ मुड़ जाएगी और एक इधर की तरफ मुड़ जाएगी, यही तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और ये जो इधर मुड़ रही हैं, ये दोनों गिर कहाँ रही थी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। तो इसीलिए गिरने के कारण यहाँ पर ये हाई प्रेशर बना रही है। और गिरने के बाद भी इनके पास दो ही ऑप्शन है, ये पृथ्वी के अंदर तो जाएंगे नहीं, है ना। तो ये या तो अपने राइट मुड़ेंगे या लेफ्ट मुड़ेंगे। तो इस तरह से ये राइट मुड़ती है। और ये जो सेल बनते हैं, इसे हम बोल रहे थे कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर का हेडलेस सेल है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये जो विंड है, ये आपकी सरफेस पे विंड चल रही है। ये कौन सी विंड है? जो कैंसर से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है। ये आपकी कौन सी विंड है? ये आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड है, ठीक है। यहां पर ये जो विंड है, ये आपके दोनों ट्रॉपिकल जेट है, ट्रॉपिकल जेट जो अपर एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं। जब हम लोगों ने इस फिगर में बात की थी तो ये वाली जो विंड है, ये ऊपर वाली, ये आपकी यही वाली विंड है, ठीक है। और जो नीचे वाली विंड है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और साउथ ईस्ट ट्रेड है। अब जब सन हमारा इसके ऊपर आता है तो यही वाला जो विंड है, ये इक्वेटर से जब आगे बढ़ता है तो ये अपने राइट मुड़ जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध से आता है और जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो अपने राइट मुड़ जाता है। तो इसे हम साउथ ईस्ट ट्रेड की वजह कहने लगते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड या साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के केस। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो बीच वाली राइजिंग एयर है, ऊपर उठने वाली जो एयर है, राइजिंग एयर, ये ठंडी होगी या गर्म होगी? आप बताओ। इक्वेटर के नीचे सतह के पास जो एयर होगी वो गर्म होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका टेम्परेचर तो कम होता जाएगा ना, तो ये ठंडी होती जाएगी। ऊपर यहाँ पर ये ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर हाई प्रेशर ये बनाएगी, क्योंकि जहां से जगह छोड़ती है पवन, वहां लो प्रेशर बनाती है, ऊपर हाई प्रेशर। इसका मतलब ये जो दोनों विंड्स चल रही हैं अपर एटमॉस्फेयर में, जिनको हम ट्रॉपिकल जेट बोल रहे हैं, ये आपकी कैसी पवन है? ये आपकी कूल विंड है। उसके विपरीत जब आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की बात करोगे तो ये आपकी विंड कहीं ना कहीं वार्म एयर होगी, वार्म एयर, है ना। और इसको आप थोड़ा और डीपली देख सकते हैं, फिगर मैंने यहाँ बनाया है, यही वाली कंडीशन आप देख लीजिए कि यही हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग इस सिचुएशन की तो बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक और इधर चला दीजिए और इधर गिरा दीजिए, नीचे गिरा दीजिए और ऐसे चला दीजिए। तो ये आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है ना। और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बीच में बन रहा है। मैंने कहा कि ये कूल है, ये दोनों विंड्स कूल हैं, लेकिन जो विंड नीचे गिरने के बाद ये वाली विंड है, ये वार्म कही जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो विंड आपकी पोलवर्ड साइड में होती है, ये यहाँ तक कि आधी विंड जो है, जो नीचे सरफेस पे चल रही है, जो आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन के करीब है, ये कूल होती है। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे गिरने वाली विंड तो ठंडी है ना, और ये कूल है, लेकिन जब ये आगे पहुंचती है इक्वेटर के पास तो आधा हिस्सा इसका वार्म होता है। इसलिए मैंने कलर आधा आधा बनाया है। जो वार्म है उसको रेड कलर से दिखाया, जो कूल है उसको ब्लू कलर से दिखाया है। अब देखिए, जो विंड ये वार्म है, यही विंड आपकी साउथ वेस्ट मानसून कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये ओशियन से मॉइस्चर कैरी करती है, आर्द्रता कैरी करती है, और ये इंडिया के कॉन्टिनेंट में आकर के बहती है, या इंडिया कंट्री में आकर के बहती है, ठीक है। उसी के विपरीत फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर देखें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? प्लीज बता दें, एक बार कंफर्म कर दें। यस सर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ की अगर आप बात करें, जहां पर आपका उपध्रुवी निम्न दाब पेटी बन रही थी, ये कैसी बेल्ट है? तो आप कहोगे कि ये डायनामिक बेल्ट है। कल हम लोगों ने बात की थी डायनामिक। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अर्थ का, जो केंद्रापसारी बल है, उसके कारण ये हवा ऊपर उठ रही है। यहाँ टेम्परेचर के कारण हवा ऊपर नहीं उठ रही। क्यों? क्योंकि सब पोलर रीजन में टेम्परेचर तो लो ही होता है ना, टेम्परेचर तो ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो केंद्रापसारी बल है वो ध्रुवों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा होता है, इसलिए हवा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर उठने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो एक विंड आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन से जो उपध्रुवी क्षेत्र में आ रही है, और एक विंड जो ध्रुवों की तरफ से आ रही है, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है ना, अभिसरण हो रहा है इनका यहाँ पर। और अभिसरण होने के बाद, टकराने के बाद विंड के पास एक ही ऑप्शन तो है, ऊपर उठने का। तो फ्रेंड देखिए, जो ये विंड नीचे से आ रही है, ये आपकी है वार्म विंड,
क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ से आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है। इसी की अपेक्षा जो ये वाली विंड है जो पोल की तरफ से आ रही है, नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ से आ रही है, ये आपकी कूल विंड है ना। तो जब ये ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में यहाँ अभिसरण होता है, तो अब चूंकि यहाँ पर जो विंड है वो दो तरह की है ना। नीचे वाली आपकी कूल हॉट विंड है और ऊपर वाली कूल विंड है। तो दो तरह का एयर मास यहाँ पर टकरा रहा है, दो तरह की वायुदाब पेटियां यहाँ पर टकरा रही हैं, और इसलिए यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रंट। यहाँ पर फ्रंट बनते हैं। इसका जो परिणाम होता है उसे हम बोलते हैं फ्रंटोलिसिस, फ्रंट का बनना, सॉरी फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का बनना। और इसी के विपरीत जब ये फ्रंट खत्म होने वाला होता है ना, जब इनका अपघटन होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। और ये फ्रंट कहाँ पर बनते हैं? ध्यान रखिएगा, उपध्रुवी क्षेत्रों में। और इन्हीं फ्रंट के बनने के कारण यहाँ पर उपध्रुवों में आपके टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स जो आप कह लीजिए शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, ये आपके उपध्रुवी क्षेत्र में फ्रंट के बनने के कारण होते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका जो रीजन है टेम्परेट साइक्लोन्स वाला, ये साइक्लोन ट्रेवल करता है वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो अपर एटमॉस्फेयर है ये वाला ट्रोपोपॉज वाला एरिया, वहां पर आप इक्वेटर के ऊपर देखेंगे तो एक हाई प्रेशर बन रहा है। इसके विपरीत जब आप पोल के ऊपर देखेंगे तो लो प्रेशर बनेगा इनके कंपैरिजन में, है ना। यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पर आपका लो प्रेशर बनेगा। और ये जो विंड होती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। जबकि आप देखिए प्रेशर ग्रेडियंट आपका ये बना है, हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, तब भी जो विंड है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है। ध्यान रखिए, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जियोस्ट्रॉफिक विंड का। जियोस्ट्रॉफिक विंड अपर एटमॉस्फेयर की विंड होती है, ये जो विंड चल रही है ये, इनका अगर आप होल सम निकालेंगे, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता देते हैं डीप में, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको यहाँ इस फिगर में बता रहा था। ध्यान दीजिएगा अब जो मैं फिगर बना रहा हूं उसमें। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये आपका है इक्वेटर, ठीक है, और जो ये पीछे वाली लाइन है ये आपका है पोल। इक्वेटर के ऊपर मैंने बोला, इक्वेटर के ऊपर कैसा प्रेशर बन रहा था? चूंकि विंड ऊपर की तरफ उठ रही है ना, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा संवहन तरंगों के कारण एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर बना देती है अपर एटमॉस्फेयर में। उसी के विपरीत पोल के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला आप देख रहे हो फेस, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर है, और इक्वेटर के ऊपर का हाई प्रेशर और पोल के ऊपर का जो लो प्रेशर है, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा बनता है। तो विंड की जो डायरेक्शन होगी वो यही तो होनी चाहिए। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो विंड होती है हमेशा कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर होती है ना। जो विंड होती है हमेशा कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर की जो विंड होती है, यहाँ इस एटमॉस्फेयर की जो विंड है, ये अपर एटमॉस्फेयर है आपका, यहाँ पर जो विंड है वो फ्रीली चलती है बिना किसी ऑब्स्टिकल के। तो इस विंड की वेलोसिटी बहुत तेज होती है, और इस विंड की वेलोसिटी तेज होने के कारण कोरियोलिस फोर्स जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इस विंड में। तो ये जो विंड है कोरियोलिस फोर्स के जो परपेंडिकुलर चल रही है, ये विंड सपोज कीजिए ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट है ना। अब ये कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये विंड एक कंडीशन ऐसी आती है कि इतनी तेज होती है कि ये पूरी डिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों के परपेंडिकुलर हो जाती है ना। फिर से आप देखिए, मैंने कहा कि ये अगर विंड है तो ये विंड के परपेंडिकुलर आप एक लाइन बना दो, वो आपका कोरियोलिस फोर्स होगा। ये विंड की डायरेक्शन है। विंड की डायरेक्शन ये है, इट मींस कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी आपका कुछ ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इस विंड की आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। जो कोरियोलिस फोर्स का विचलन है वो इतना तेज होगा कि ये विंड क्या होगी, अभी इसके देखिए परपेंडिकुलर नहीं है प्रेशर ग्रेडियंट के, है ना, दाब प्रवणता के अभी ये 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन जब इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है तो ये विंड दाब प्रवणता के 90 डिग्री में हो जाती है। और ये जो भाई कोरियोलिस फोर्स के तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे हो जाता है। मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट कोरियोलिस फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस करने लगते हैं, और विंड चलने लगती है बिल्कुल सीधा वेस्ट टू ईस्ट। यही वाली विंड आपकी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये अपर एटमॉस्फेयर में, है ना। ये ऐसे पहले चल रही थी, लेकिन ये कैसे चलने लगती है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ड्यू टू हाईएस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स,
और इसी विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। यही विंड आपकी इस रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में यहां से यहां चलती है ना, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो इसी विंड के सारे जो टेम्परेचर, तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं जियोस्ट्रॉफिक विंड का। यस सर। एक बार प्लीज कंफर्म करें, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, टाइम है मैं बता दूंगा अभी भी। कहीं अगर कोई इशू हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो एक फिगर बनाऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, और आप एक लाइन यहां वर्टिकल खींच लो। यहां पर है आपका 10 डिग्री नॉर्थ, ये आपका है 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर है आपका 45 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ, और इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लो आप, तो इसको बना देते हैं हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और इन सारी लाइनों को आप आपस में मिला दो। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बोले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ पर है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं इसके नीचे कहीं, यहाँ पर 30 डिग्री के नीचे ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन में जो बना रहा हूं, ये आपका कर्क रेखा है ना। वहीं पर आप आर्कटिक सर्किल अगर बनाए या आर्कटिक वृत्त को बनाए तो आपका 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है, तो ये कुछ आपका इस जगह पे आ जाएगा। ये आपका आर्कटिक सर्किल है। इस बॉक्स को आप बंद कर दीजिए। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग लैटिट्यूडनल देख रहे हैं कि जो भी वर्ल्ड क्लाइमेटिक डिवीजन है वो लैटिट्यूडनल किस तरह है। ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री से हम लोग उत्तर में जा रहे हैं नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर अभी इस फिगर में किसी को डाउट है तो प्लीज बोल दे, समझ में आ रहा हो तो यस बोल दे कि हाँ अभी तक समझ में आ रहा है। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के, ओके, 0 डिग्री से लेकर के जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहां तक का जो आपका जोन है वो आपका कहलाता है इक्वेटोरियल जोन, है ना। इक्वेटोरियल जोन का मतलब हो गया विषुवत वृत्त के आसपास का जो क्लाइमेट होता है ना। इस क्लाइमेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां पर आपका हॉट वेट क्लाइमेट पाया जाता है। हॉट वेट क्लाइमेट क्यों पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है वो ऑलमोस्ट ओशियन में मौजूद है और सन हमारा 2 बार ओवर द हेड होता है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के ऊपर या विषुवत वृत्त के ऊपर, तो इसलिए ये हॉट है। चूंकि ओशियन में इसकी मौजूदगी है तो वहां से आर्द्रता ये उठाता है, इसलिए ये वेट है ना। इसी के कंपैरिजन में अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो ये हॉट और क्लाइमेट पाया जाता है, जिसके कारण अगर आप वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, या आप कह सकते हैं एवरग्रीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वेजिटेशन को डेवलप होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वेजिटेशन को अच्छे से डेवलप होती है जब आप कह लो कि इंसुलेशन मिलती रहे और साथ ही साथ आर्द्रता मिलती रहे, है ना, वाटर मिलता रहे। क्योंकि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं भाई, सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है, सूर्य जो सौर विकिरण होता है उसकी मौजूदगी में, है ना, अगर वाटर उन्हें मिलता रहे तो उनका भोजन बनता रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का रीजन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर हम जाएं, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा डेंस फॉरेस्ट। इसके ऊपर वाले रीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका है सबसे पहले हॉट डिजर्ट। अगर ये पूरा कॉन्टिनेंट है
है ना। ये आप इस बॉक्स के ऊपर एक पूरा महाद्वीप मान लें, तो महाद्वीप के पश्चिम में बिल्कुल आपको मिलेगा हॉट डिजर्ट, यहाँ पर डिजर्ट वेजिटेशन मिलेगी आपको, डिजर्ट वेजिटेशन। बीच में आपका जो क्लाइमेट होगा वो आपका होगा सवाना, सवाना या फिर सूडान, ठीक है। यहां पर जो आपकी वेजिटेशन है वो कैसी होगी, यहां पर आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एग्जांपल आपका सवाना ही, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ईस्टर्न भाग में आप जाओगे, अगर ये पूरा आपका कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट की जब आप पूर्व में जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके हॉट डिजर्ट्स वाले में कैसे विंड थे, ऑफ शोर, लेकिन यहां पर विंड कैसे हैं, ऑन शोर। अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली है पहले, है ना। और यहां पर आपके मॉनसून फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके ऊपर फिर आप चले जाओ तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर लो। अगर आप 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच के किसी कॉन्टिनेंट को लो, है ना, तो वहां पर आपको सबसे वेस्टर्न पोर्शन जो होगा कॉन्टिनेंट का, वहां पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, मतलब भूमध्य सागरीय क्लाइमेट, है ना। ये जो जोन था 30 से 10 डिग्री वाला, है ना, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर वाला, इसे हॉट जोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इक्वेटर से ज्यादा गर्म होता है, इक्वेटर पर्सन 2 बार ओवरहेड है, लेकिन गर्म ये वाला जोन ज्यादा होता है, सवाना रीजन वाला। आप कह लो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, ये ज्यादा गर्म होगा 10 डिग्री नॉर्थ इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पर मैंने क्या बोला, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, मतलब जो हवा है उसमें आर्द्रता नहीं। हवा में आर्द्रता है तो मैंने क्या बताया कि ऊपर जाके कंडेंसेशन करेगी, संघनित होगी और वो बादल बनाएगी, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। और क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण जो सौर विकिरण है, इंसुलेशन है, वो कम हो जाएगा। भाई आप लोग प्लीज थोड़ा सा साइलेंस बनाए रखें, और प्लीज एक बार प्लीज कंफर्म कर दें कि अभी तक जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे अगर राम कथा की तरह सुना ये फिर आउट हो जाएगा, अगर भगवत गीता की तरह हिसाब सुनेंगे तो सब निकल जाएगा। जहां ना समझ में पूछिएगा। मैंने कहा कि 0 से की कंपैरिजन में जो ये विश्वत वृत्त है हमारा, उसके कंपैरिजन में जो 10 डिग्री नॉर्थ है अक्षांश, या फिर हम कह लें कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वहां पर ज्यादा गर्मी है। क्यों? क्योंकि जो विश्वत वृत्त है हमारा, उसके ऊपर क्लाउड बहुत ज्यादा है। क्लाउड क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई वहां की जो हवा है वो नम है ना, आर्द्र है, आर्द्रता ज्यादा है उस हवा में, ऊपर जाके संघनित होगी, बादल बनाएगी। और मैंने आपको हीट वेव में क्या बताया था कि 35% जो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में एनर्जी, उसका टोटल 27% केवल क्लाउड अल्बिडो है। क्लाउड का अल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। सोलर इंसुलेशन जो आ रही, सौर विकिरण जो आ रहा है, उसका सबसे बड़ा पार्ट तो क्लाउड सबसे पहले वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो इसलिए सोलर इंसुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता है इक्वेटर पे, इसलिए ये इन कंपैरिजन टू 10 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री नॉर्थ उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये आपका इक्वेटर से, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से ज्यादा गर्म माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में जाएं तो ये आपका सीजनल, मतलब ये आप कह लो कि सीजनल डिफ्लेक्शन ऑफ विंड पैटर्न। जून के महीने में जो विंड है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड है, जून के मंथ में जो साउथ ईस्ट ट्रेड है वो आपकी कैसे बन जा रही है, साउथ वेस्ट ट्रेड। साउथ ईस्ट ट्रेड जो पहले चल रही थी वो आपकी कैसी थी, ऑफशोर विंड थी। लेकिन यहीं पर जो साउथ वेस्ट ट्रेड है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, ये आपकी ऑन शोर ट्रेड हो जाती है। ऑन शोर ट्रेड होने का मतलब कि मॉइस्चर कैरी कर लेगी, रेनफॉल करा देगी। इसीलिए इस पेक्यूलियर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मेडिटेरेनियन रीजन है, यहाँ पर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर रीजन में वेस्टर्न पार्ट है, जैसे यूरोप का जो भूमध्य सागर है आपका, उसके आसपास का जो क्लाइमेट है वो उसे हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट और सब पाए जाते हैं। ये वाला आपका वार्म टेम्परेट जोन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। वार्म टेम्परेट जोन मतलब आप कह सकते हैं उष्ण शीतोष्ण एरिया, है ना। टेम्परेट को शायद शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये आपका वार्म टेम्परेट जोन है। अच्छा, यहाँ पर जो विंड है वो कैसी है आप बता सकते हैं? यहाँ पर जो विंड होगी वो भी ऑन शोर विंड होगी, ध्यान रखिएगा। और ये ऑन शोर विंड कब चलेगी? ये ऑन शोर विंड चलती है विंटर में, समर में नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। समर में देखिए हमारे यहाँ रेनफॉल कब होती है? गर्मी में होती है। हमारे यहाँ बारिश गर्मी में होती है, लेकिन वहीं आप मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जाएंगे तो जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है, सर्दियों में होती है। क्यों? क्योंकि जो सीजनल पैटर्न है विंड्स का वो चेंज हो रहा है विंटर्स में।
विंटर्स में जो ऑफशोर विंड थी वो ऑनशोर विंड बन जा रही है। ठीक है, मतलब जो पछुआ पवन है, वेस्टर्लीज हैं, वो कहीं ना कहीं ऑफ शोर के बजाय ऑन शोर बन जा रहे हैं। जब आपका प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है और सन आपका जब मकर रेखा पर लंबवत होता है ना, तो ऊपर वहां पर जो वेस्टर्लीज चल रही है वो कहाँ आ जाती है? इस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने कहा जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो आपका कहां पर है? अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना, या जो भूमध्य सागर है वो कहां पर है? मैप में देख लेते हैं, मैप में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये वाला रीजन आप देखिए, भूमध्य सागर आपका यहाँ पर है ना, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये आपकी है 0 डिग्री, ये आपकी है 0 डिग्री। ये इसके ऊपर आप चले जाओगे तो ये 10 है, ये 20 है और ये 30 डिग्री नॉर्थ है। भूमध्य सागर आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में है ना। यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका है 40 डिग्री नॉर्थ। 30 से 40 डिग्री के बीच में हवा कैसी चल रही है आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में, जब सन आपका इक्वेटर के ऊपर होता है। तो मैंने कहा कि 30 से लेकर के 60 के बीच में जो हवा है वो पछुआ है, इस तरह से। अभी तक हम लोगों ने यही तो पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप कह लीजिए 30 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक जो पवन है वो ऐसी चल रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, और 30 के ऊपर ये पछुआ पवन चल रही है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट है, ये आपकी वेस्टर्ली है। अब जब जो सन है आपका दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, सन आपका चला आया यहाँ पर, सन आपका कहीं चला आया इस जगह पर, है ना, तो जो बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट हैं, वो भी तो नीचे की तरफ खिसकेंगी। तो अब ऊपर की जो ईस्टर्ली थी, है ना, जो पोल से चल रही थी, पोलर ईस्टर्ली या ध्रुवीय पूर्वी पवनें, वो आपकी आ जाएंगी मेडिटेरेनियन रीजन में। और ये जो आपकी वेस्टर्न जो वेस्टर्लीज थी ये ऑफशोर थी, लेकिन ऊपर की जो पोलर ईस्टर्ली हैं ये आपकी ऑनशोर विंड्स हो जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है वहां पर जो रेनफॉल होती है वो विंटर रेनफॉल होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर मेडिटेरेनियन रीजन के बाद हम देखें कौन सा क्लाइमेट हमारा आता है, तो यहां पर आप क्या वेस्ट में आ गया कॉन्टिनेंट्स के मेडिटेरेनियन। अगर मिडिल में आप जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा स्टेपी टाइप। ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से सवाना आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा। और अगर आप ईस्ट में देखो तो चाइना आपको मिलेगा, इसीलिए उसके नाम पर यहाँ का क्लाइमेट का नाम पड़ गया चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, वार्म एंड वेट। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपकी ऑनशोर विंड्स आ जाएंगी, है ना। और इसके ऊपर का जो रीजन है इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो अक्षांश का लेटीट्यूड है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंग्लैंड है, तो यहाँ मिलेगा आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। यह आपका वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिमी सीमा वेस्टर्न मार्जिन, यहाँ पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। फॉरेस्ट जो है वो आपके डिसीडियस है ना। और यहाँ पर आपका बीच में जो मिलेगा, यहाँ पर सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, या इसे हम साइबेरिया भी कह सकते हैं, साइबेरियन क्लाइमेट, क्योंकि साइबेरिया रीजन में पाया जाता है। यहाँ पर आपके कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉर्निफेरस मतलब कि जो कोन वाले होते हैं, जिनका कैनोपी होता है वो कोन एक बनाता है ऊपर, है ना, इनकी कैनोपी बहुत ऊंची ऊंची होती है, कॉर्निफेरस। और इनके आप कह लो कि जो लकड़ी होती है सॉफ्ट वुड होता है। इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट मिल रहा था हमें, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसकी जो लकड़ी थी वो हार्ड वुड की थी, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है इनकी लकड़ी आपकी सॉफ्ट वुड की है। और जो आपके ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मिलेगा या पूर्वी सीमा पर जो आपका क्लाइमेट मिलेगा वो आपका लॉरेंशियन क्लाइमेट मिलेगा, लॉरेंशियन क्लाइमेट। और यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है, कोई एकदम डेफिनेट नहीं है, सबका मिक्स मिलेगा आपको। और सबसे ऊपर आप चले जाओ तो आपको सबसे पहले टैगा मिलेगा और 70 डिग्री नॉर्थ तक, और उसके बाद आपको टुंड्रा मिल जाएगा। ठीक है, जो वेजिटेशन है वहां पर वो मॉसेस और लाइकेन्स ज्यादातर पाए जाते हैं टुंड्रा वेजिटेशन में, है ना। बोरियल फॉरेस्ट आप कह सकते हैं टैगा रीजन में मिलेंगे, और टुंड्रा में आपके मॉसेस और लाइकेन मिल जाएंगे।
ये आपका कोल्ड जोन भी कहलाता है, जो टुंड्रा और टाइगा वाला है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पर आप मिल रहा था वो आपका कूल टेम्परेट जोन था, कूल टेम्परेट जोन। उसके नीचे मैंने आपको बताया वार्म टेम्परेट जोन, उसके नीचे हम लोगों ने देखा हॉट जोन, हॉट डिजर्ट जहां पर मिल रहे थे, और सबसे नीचे इक्वेटोरियल जोन। तो प्लीज एक बार बताइए कि ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया, एक बार प्लीज कंफर्म करें ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो मैप में आप यहाँ पर देखें, अगर आप 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में देखें तो ये आपका इक्वेटोरियल है। इसके ऊपर आपका सवाना, जो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था सवाना अफ्रीका में, है ना, ये आप कह लीजिए सहारा डिजर्ट के ईस्ट में। उसके ऊपर आप देखिए तो हॉट डिजर्ट आपका वेस्टर्न मार्जिन पे है और आपका मॉनसून आपका ईस्टर्न मार्जिन पे है। हॉट डिजर्ट यहाँ पर वेस्टर्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑफशोर विंड है और यहाँ पर आपका ऑनशोर विंड है, इसलिए मॉनसून है। उसके ऊपर आप चले जाइए 30 से 40 डिग्री नॉर्थ में तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जिसको हम लोग मिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को हम लोग कह सकते हैं स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसी स्टेपी से प्रभावित होकर के आप कह सकते हैं कि ये जो यूरोप का वेस्टर्न मार्जिन है ये आपका वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट है, जिसे हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्लासिफाइड कर रहे थे, है ना, जो आपका कूल टेम्परेट जोन था। जो आपका मेडिटेरेनियन और मिड कॉन्टिनेंटल और चाइना है ये आपका वार्म टेम्परेट जोन है, ये आपका कूल टेम्परेट जोन हो गया। और उसके ऊपर आपको टाइगा और टुंड्रा मिल जाएगा, ये आपका कोल्ड जोन है। अब इसमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना, क्लाइमेट के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर इक्वेटोरियल जोन की हम बात करें, रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप लोग नोट साथ साथ में जरूर बनाते चलिए, क्योंकि आप देखिए इसकी आपको पीपीटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी जरूर इसका मैं दे दूं। लेकिन अगर आप नोट करते चलोगे तो सारी चीजें पीपीटी में लिखना पॉसिबल नहीं होता है ना। जो मैं बताता हूं उसको आप नोट भी करते चला करो, पीपीटी तो आपके लिए एडिशनल है। सबसे पहले फ्रेंड्स इक्वेटोरियल जोन, मैंने बोला 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया। अगर क्लाइमेटिक टाइप की बात करें फ्रेंड्स तो ये क्लाइमेट आपका कैसा है, हॉट वेट इक्वेटोरियल। हॉट वेट क्यों है ये हम लोगों ने बात कर ली। अगर रेनफॉल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ऑल अराउंड द ईयर आप कह लीजिए पूरे साल रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल 80 इंचेस तक होती है, ठीक है, 80 इंचेस की रेनफॉल होती है। और पूरे साल रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर इसके ऊपर क्लाउड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण रेनफॉल बहुत होती है। और इस क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण ही जो इंसोलेशन है वो यहाँ पर कम मिलता है, इसीलिए हाईएस्ट टेम्परेचर कभी भी इक्वेटर पे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता। और अगर वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन कैसा मिलता है तो यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल वेजिटेशन मिलेगा, इक्वेटोरियल वेजिटेशन। रेनफॉल बहुत ज्यादा होने के कारण, अगर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है उसमें लीचिंग बहुत होती है ना, ये आप कह लीजिए लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या होता है कि जो मिट्टी या सॉइल की जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तत्व हैं, वो नीचे चले जाए पानी के साथ, तो इसे लीचिंग कहते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो सॉइल मिलती है लेटराइट सॉइल मिलती है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत डेंस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन फॉरेस्ट ब्राजील में, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी इक्वेटोरियल जोन की। उसके बाद फ्रेंड जो दूसरा हमारा है वो आपका है हॉट जोन, जिसमें हम लोगों ने अभी बात की थी डिजर्ट्स थे। और ये आपका अगर लोकेशन की बात करें तो क्या है, 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना, ये आपकी लोकेशन हो गई। इसमें मानसून की बात करें तो कितने टाइप के मानसून थे। सबसे पहले अगर ईस्ट से हम चलें, ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले आपको मिल रहा था यहाँ पर मानसून, है ना। मानसून के बाद ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट भी आपको मिलता है, समुद्री क्लाइमेट। इसके बाद आपको अफ्रीका में सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, है ना। और इसके आप वेस्ट में चले जाओ तो यहाँ पर आपको सहारा डिजर्ट मिलेगा, मतलब हॉट डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इसको आप एक और नाम से जानते हो, सहारन डिजर्ट क्लाइमेट। तो ये ईस्ट टू वेस्ट आपका एक लोकेशन हो गया है जो इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेटिक टाइप हो गई। अगर रेनफॉल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर
बहुत कम रेनफॉल होती है, वो अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 35 इंच तक की ही रेनफॉल होती है ना। फॉरेस्ट जो मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेनफॉल होती है, मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर जो रेनफॉल होनी चाहिए, यहाँ पर समर रेन होती है ना, क्योंकि ये आपका 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, तो समर रेन होगी। और जो रेनफॉल होगी आपकी, अगर ट्रॉपिकल मानसून की आप बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है, आपकी 60 इंचेस तक रेनफॉल होती है, क्योंकि आपके विंड कैसे हैं, ऑन शोर विंड्स हैं, है ना। समर रेन में आपका जैसे जैसे मानसून चढ़ता है, आगे बढ़ता है जून के बाद से, तो आपकी 70 इंचेस तक भी रेनफॉल होती है। अगर सूडान टाइप में आप बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, क्योंकि मानसून विंड का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट यहाँ पर एक काम करता है ना, जिसके कारण यहाँ पर केवल 30 इंच तक की रेनफॉल होती है। और डिजर्ट में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, आप कह सकते हैं 5 इंच की रेनफॉल आपकी डिजर्ट एरिया में होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो मानसून में आपके मानसून फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर बात करें सूडान टाइप में, तो यहाँ पर आपके सवाना ग्रासलैंड मिलते हैं, है ना, और यहाँ पर आपके डिजर्ट वेजिटेशन और स्क्रब झाड़ियां मिलती हैं डिजर्ट में। उसके बाद फ्रेंड जो तीसरा हमारा क्लाइमेटिक जोन है वो था आपका वार्म टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट जोन आपका कहां से कहां तक था, 30 से लेकर के आप 40 के बजाय 45 कह लो, है ना, 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ये आपका वार्म टेम्परेट जोन है। वेस्टर्न मार्जिन जो होगा, सबसे वेस्ट टू ईस्ट अगर इंटरसेक्शन बना है वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे वेस्ट में आपका मिलेगा मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट जलवायु। यहां इसकी खासियत क्या थी कि विंटर रेनफॉल हो रहा था, है ना, सर्दियों में बारिश हो रही थी, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, और 35 इंचेस तक। जो फॉरेस्ट होंगे वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड बीच में आपको मिल रहा था सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट। ये आपका कहां पे मिलता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट, ये आपका यूरोप में आप कह लीजिए ग्रासलैंड से, ठीक है। समर्स में रेनफॉल होती है, लाइट रेनफॉल होती है ऑलमोस्ट 20 to 30 इंचेस, है ना। और अगर ग्रासलैंड वेजिटेशन की बात करें तो स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसे कि आपका जो ऊपर था सवाना, है ना, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहा था। ट्रॉपिकल रीजन मतलब 10 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ। ये टेम्परेट जोन में मिल रहा है, इसलिए इसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड वार्म टेम्परेट जोन के बाद अगला था हमारा कूल टेम्परेट जोन। कूल टेम्परेट जोन आपका होता है 45 डिग्री नॉर्थ, या आप कह लो 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ, है ना। सबसे वेस्टर्न मार्जिन पे आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा था। उसके बाद अगर आप बीच में देखो तो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप, मतलब आप इसको साइबेरिया कह सकते हो, मतलब आप रशिया का जो साइबेरियन पोर्शन है। अगर फ्रेंड्स रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर समर्स में लाइट रेन होती है ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कम होता है ना, इस रीजन में 45 to 65 डिग्री नॉर्थ में। लेकिन जो अब यहाँ पर जो विंड चली है, ऑलरेडी हम लोग सब लोग देख चुके हैं ये चीजें कि किस तरह से विंड अपना पैटर्न चेंज करती है, ऑन शोर ऑफ शोर बन जाती है, ऑफ शोर ऑन शोर बन जाती है ना। फॉरेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, और डिसीडियस फॉरेस्ट के साथ आप कह सकते हैं ब्रिटिश टाइप में डिसीडियस फॉरेस्ट, और साइबेरिया में आपको मिल जाएंगे एवरग्रीन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट का मतलब कि जिनकी कैनोपी, पेड़ों की कैनोपी कोन की तरह होती है। सॉफ्ट वुड ट्री होते हैं, सॉफ्ट वुड ट्री, मुलायम लकड़ी के ये पेड़ होते हैं, ठीक है। आप कह लीजिए कि इनके पल्प से पेपर बनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद सबसे ईस्ट में जो मिलता है वो मिलता है आपका लॉरेंशियन टाइप या ईस्टर्न मार्जिन। मॉडरेट समर रेन होती है ड्यू टू ऑनशोर विंड्स, है ना, उसमें कुछ आर्द्रता होती है, मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। अब चूंकि देखिए पोलर रीजन में है थोड़ा सा आपका, ये सब पोलर रीजन के आसपास है, 45 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ, तो आपके यहाँ पर कॉर्निफेरस भी मिलेंगे, डिसीडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, और चूंकि ऑनशोर विंड्स हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट वेजिटेशन होता है, सबका मिला जुला। उसके बाद फ्रेंड कूल टेम्परेट जोन के बाद आपका आ जाता है कोल्ड जोन। जो कोल्ड जोन होता है ये आपका होता है 65 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, 65 से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ। इसको आप कह सकते हैं दो टाइप के क्लाइमेट कोल्ड में, आर्कटिक कह लीजिए या पोलर कह लीजिए। तो हम इसको आर्कटिक या पोलर कह लेते हैं,
आर्कटिक और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। आर्कटिक सर्किल कहाँ पर है आपका? 66 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ पे। नॉर्थ पे आपका आर्कटिक और साउथ में आपका अंटार्कटिक 6.5 लाइट समर रेन होती है। और आप कह लीजिए कि जो यहाँ पर वेजिटेशन मिलती है, मैंने बताया बोरियल फॉरेस्ट, टुंड्रा, मॉसेस या लाइकेन। क्योंकि ठंडी बहुत होती है, बर्फ की चादर से ढका होता है, तो इसलिए ये डेंसली आप कह लीजिए वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं अल्पाइन जोन। ध्यान रखिएगा, ये अलग है। अल्पाइन जोन बेसिकली है आपका 65 से लेकर के 90 डिग्री में फैला हुआ, ठीक है। और इसे हम माउंटेन क्लाइमेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब 65 से 90 नॉर्थ ही नहीं, साउथ में, है ना। ये आप कह सकते हैं 65 नहीं, इसको तो हम लोग 0 से आप ले जाइए उत्तरी ध्रुव तक और 0 से आप ले जाइए दक्षिणी ध्रुव तक। जितना भी माउंटेनियस रीजन है उसको एक अलग में क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो वो आपका माउंटेन क्लाइमेट है। हैवी रेनफॉल होती है, क्यों? क्योंकि माउंटेन की विंडवर्ड साइड पे जब पवन चढ़ती है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो यहाँ पे संघनित हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और रेनफॉल करेगी। लेकिन जो माउंटेन का लीवर्ड साइड है वहां पर जो पवन चलती है वो आपकी हॉट होती है और आप कह लीजिए ड्राई होती है, शुष्क होती है, ठीक है। अब देखिए माउंटेन के ऊपर, अगर आप माउंटेन पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएंगे जितना हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसीलिए अल्पाइन वाले को मैंने 0 से लेकर के 90 तक के अंदर क्लासिफाई किया है, क्योंकि 0 पे आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होंगे। अब माउंटेन की जो वैली है फ्रेंड, वहां पर आपको इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, चूंकि टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, और यहाँ पर आप देखिए कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन है उसके लिए मेन फैक्टर क्या है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जितना ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, चाहे आप फौना की बात कर लो या फ्लोरा की बात कर लो। तो इसीलिए माउंटेन पे जब आप नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो आपको हर प्रकार के वन दिख जाएंगे। जब आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो तो जितने आप वनों से परिचय करोगे अपना, जितने भी वेजिटेशन आपको मिलेंगे, एक माउंटेन पे आपको सारे वेजिटेशन मिल जाएंगे, है ना। मतलब अगर आपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है तो आप समझ जाओ, या किसी माउंटेन के ऊपर आप चले गए हो तो आप सारे ही क्लाइमेट के ऊपर पहुंच जाओगे, है ना। सारे क्लाइमेट आप घूम के आ गए। तो दोस्तों एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, टाइम भी हो गया, कि इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। प्लीज एक बार कंफर्म। यस सर, यस सर। आपका वर्ल्ड क्लाइमेट जोन है, से पढ़ लीजिए, और यही आपका यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। जो लैटिट्यूड है, जो वेजिटेशन है, अब क्यों विंटर रेनफॉल हो रही है, तो ये प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग मैंने आपको बता दिया, ऑनशोर ऑफशोर विंड से रिलेटेड है ना। ये जो जोन है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेट कोल्ड टेम्परेट जोन, उसके बाद आपका अल्पाइन जोन, कोल्ड जोन, इक्वेटोरियल जोन, हॉट जोन, ये इंपॉर्टेंट है। और जो क्रॉस सेक्शन मैंने बताया है कि जैसे वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो डिजर्ट आएगा, ग्रासलैंड आएंगे ट्रॉपिकल, सहारा के बाद आपका सवाना आ जाएगा, सवाना के बाद आपका मानसून आ जाएगा। इसी तरह जब आप ऊपर लैटिट्यूड पे जाओगे तो मेडिटेरेनियन रीजन आएगा, साइबेरियन आ जाएगा, मिड कॉन्टिनेंटल, उसके बाद लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, तो एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी आज पैक हो गई है, एक भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं है जिसमें हम लोगों ने जलवायु भूगोल का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा हो। सब कुछ मैंने आपको बताया है, आप लोग वीडियो के 1-2 बार देख लेंगे रिपीट करके तो सब कुछ पक्का हो जाएगा। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। एक्चुअली फिजिकल ज्योग्राफी का आपको एक ही पोर्शन में सब कुछ समेट लेंगे, ठीक है। अब एक सीरीज हम लोग चलाएंगे यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से, तो उसमें आपका ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अलग से हम लोग कर लेंगे क्लासेस। क्लियर है? तो आप लोग प्लीज रिवाइज कीजिएगा ये चीजें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक इस टॉपिक से अलग डाउट है सर। जी बताएं बताएं। सर जो खनिज लोहा और लोहा है, इसमें कुछ अंतर है क्या सर? जी बिल्कुल। देखिए अब ये तो साइंस की बात हो गई, अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ये चीजें भी मैं थोड़ी थोड़ी बता दूंगा आपको। जो अयस्क होता है, मैंने कल खनिज में पढ़ा था सर ये। हाँ, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है। ये आप कह लीजिए जो आपकी मिनरल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसा टोपोग्राफी होता है। टोपोग्राफी का मतलब है कि सॉइल जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सबसे नीचे की लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है ना। वही डिसाइड करती है कि ऊपर आपका सॉइल में कैसे मिनरल होंगे।
या कैसी चट्टाने हैं, ग्रेनाइटिक चट्टाने हैं या बेसाल्टिक चट्टाने, ये चीजें डिसाइड करती हैं। प्लेटो रीजन है या आपका माउंटेनियस रीजन है, तो ये डिसाइड करती हैं कि खनिज कौन से किस प्रकार के होंगे। तो हम लोग वहां पे ये चीजें पढ़ेंगे आगे, जो अपना आगे क्लास होने वाला है ना। तो बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आएगा आपके। अभी हम लोगों ने ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर अभी तो डाउट नहीं है, लेकिन एक बार ना रिवीजन करेंगे इसका तो डाउट निकलेगा तो सर तब पूछ लेंगे। हाँ, आप लोग देखिए रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद एक क्लास मेघराज सर से हम कह देंगे कि डाउट डिस्कशन सेशन एक रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा एक साथ वहीं पे सबका। ओके सर। सर ऑफ करें।